चलिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए यहाँ जो हम सब ग्रुप डी के हिस्ट्री के प्रश्न देख रहे थे, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 107 तक प्राचीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। उसमें हमने वो उस वीडियो में देखा क्या कि बहुत सारे हमारे प्यारे मित्रों का आशीर्वाद और प्यार उस वीडियो पे रहा, तो हम उससे उत्तेजित होकर हमने सोचा चलिए इसका पार्ट 2 बनाते हैं। ठीक है, और पार्ट 2 में भी जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के हिस्ट्री के प्रश्न है, तो इसमें भी 100 प्रश्न का टारगेट लिया गया है हिस्ट्री का ही, जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये सभी प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा दे और लाइक भी कर दे वीडियो को। और अगर पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां जा करके आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। और 100 तक प्रश्न मात्र 30 मिनट में ही कवर करवा दिया जा रहा हमारे द्वारा, ये नहीं कि ज्यादा समय नहीं आपका लिया जा रहा। तो अगर आप उसे दुगना भी स्पीड करके अगर आप उसको जाके देखिएगा तो 15 मिनट में निपट जाएंगे। और 10-15 मिनट का क्या, आजकल तो गाना होता है जी, एक दो गाना नहीं आप सुने कि पूरा प्रश्न कवर हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी 30 मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अपने सीरीज की शुरुआत करते हैं और ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। जैसे वो जो प्रथम उपदेश दिए थे उस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य ये है कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम जो उपदेश दिया गया वो क्या दिया गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए जब वो घर छोड़ के भागे थे ना, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, ये होता। और निरंजना नदी के किनारे वो अपने बाल को कटवाए थे। ठीक है, इसलिए निरंजना एक नदी दिया गया। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न आइए। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति खाली स्थान द्वारा संचालित किए गए थे, तो काला शोक के द्वारा किए गए थे। इसमें देखिए अक अक आप याद कर सकते हैं, अक अक अक। जैसे सबसे पहले अजात शत्रु, दूसरा काला शोक, फिर अशोक और तीसरा कनिष्क, सॉरी चौथा। पहला में अजात शत्रु, दूसरा काला शोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ये प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताएं, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा था। यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति का कौन किया था, तो काला शोक किए थे। ठीक है, और यहाँ वही चीज जो हम अभी आपको बताएं अक अक, इसका ही ट्रिक बताएं ना, किसके शासक में हुआ था, अक अक। अ से अजात शत्रु, क से काला शोक, अ से अशोक और क से कनिष्क, जो कि महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र ये इसके अध्यक्ष थे। ये पहला था राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, ये चारों बौद्ध संगीति हुए थे। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, थेरोगामा एक बौद्ध ग्रंथ है जो ... का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह कौन सा है, तो ये सूत पीटक है, जो सूत पीटक का ही एक हिस्सा है। कौन सा, थेरी गाथा। कौन सी गाथा, थेरी गाथा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या पूछा जा रहा, 3 पीटकों में से अभिधम पीटक खाली स्थान से संबंधित है, तो दार्शनिक मामलों से का संबंध अभिधम पीटक से। दार्शनिक मामला अभिधम पीटक से। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। क्या पूछा जा रहा, माना जाता है कि गौतम अर्थात जो सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल खाली स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे। तो यह कहां पर किया था, प्राग बोधि में किया था। मतलब जो गया जाने से पहले वह 6 साल किस स्थान पर रहे थे, तो प्राग बोधि। कौन से स्थान, प्राग बोधि स्थान पर रहे थे। कहां चले गए। चलिए क्या पूछा जा रहा, त्रिपीटक। त्रिपीटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपीटक है। चलिए गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था, तो शाक्य गण। मतलब उसके जो किस कुल से थे, तो वह शाक्य कुल के थे। चलिए
अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिया था, जो कि धर्मचक्र परिवर्तन, और सबसे ज्यादा तो लुम्बिनी वन, सबसे ज्यादा लुम्बिनी वन में दिए थे। कि पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज्यादा कुशीनगर, सबसे ज्यादा कुशीनगर, जो कि प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन था। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो वो बोध गया में हुए थे। चलिए, अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। चलिए, निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द सामान्य एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? तो देखिए, जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे ना, उसको विहार कहा जाता है। उस मठ का नाम क्या दिया जाता है? विहार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी? तो वो बोध गया। ये प्रश्न रिपीट प्रश्न है, और ये आप देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा गया रेलवे में, ऐसा नहीं, ये बहाना नहीं बना लेना कि नहीं रेलवे के प्रश्न नए हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। सूत पीटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत का संबंध है। सूत पीटक में मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। कौन सा पुस्तक? तो सूत पीटक। चलिए, हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, हीनयान और महायान। अगले प्रश्न आ जाइए, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में, जिसके चारों तरफ स्तंभ है। चलिए, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न है, विनय पिटक और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाएं के संकलन है? तो गौतम बुद्ध। किसकी शिक्षा? विनय पिटक और सूत्र पिटक में तो गौतम बुद्ध की शिक्षा का संकलन है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो आदित्य पर्याय सुत को। किसे जाना जाता है? आदित्य पर्याय सुत को। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देख लीजिए। कह रहा जातक कथा खाली स्थान से संबंधित है। तो जातक कौन धर्म से है? तो बौद्ध धर्म। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है? तो ग्वालियर नहीं है। बाकी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, और कुशीनगर में शायद ज्यादा उपदेश दिए थे। कि कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। सॉरी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुआ था। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप तो जानते हैं, नेपाल के लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व। चलिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिनमें भिक्षुओं के नियम का उल्लेख है। तो भिक्षुओं को नियम कौन से पुस्तक में? तो विनय पिटक में। ठीक है, चलिए, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, कि ताकि बाद में भी वो हमारा एक चिन्ह बना रहे, स्मृति चिन्ह, इसीलिए जगह जगह पर स्तूप बनाए जाते थे। चलिए, डॉट 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 का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसका जन्म हुआ था? 560 480 ईसा पूर्व में नहीं, 563 होता तो गौतम बुद्ध का हुआ था। ठीक है, और 480 ने 483 में तो उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ये ईस्वी गलत दिया गया, इसीलिए इस प्रश्न में स्टार लगाया गया है। ठीक है, तो 563 से 483, 3 इसमें ध्यान रखना होता है, लास्ट में 3 तो 563 483 गौतम बुद्ध का। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? मतलब जो गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तो हुआ था न, लेकिन यहां पूछ रहा साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के मां उसके जो हैं वो जन्म दिए थे। चलिए, बौद्ध धर्म की नींव खाली स्थान महान सच्चाई एवं अंगीय पथ पर आधारित है। तो इसमें गौतम बुद्ध के नींव 4 महान सच्चाई एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है।
तो ऊपर 4 और नीचे 8 भरना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 महान सच्चाई में नहीं है? तो संसार दुख का घर है, इन्होंने वो बताया था। दुख के कारण इच्छा बताई थी। यह एक फोल्ड पथ के पालन से किया जाता है, ये भी बताए थे। लेकिन तीसरा नहीं बताए थे, यदि इच्छा से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, नहीं ये नहीं बताए थे। देखिए वो 4 बताए क्या थे? दुख का कारण, संसार में दुख है, दुख संसार में दुख है। उसके बाद क्या बताए थे? दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, दुख निरोधी गमी प्रतिपादन निवारण के लिए अष्ट मार्ग उन्होंने बताया था। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए प्यारे मित्रों। क्या करा? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। चलिए त्रिपिटक डॉट 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 उपदेशों का सबसे पहला संग्रह बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक कौन धर्म? बौद्ध धर्म का। चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? हमने पहले ही बोला, सारनाथ में, जो कि धर्म चक्र से संबंधित उनके प्रथम वचन थे। चलिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खाली स्थान दिया तो सारनाथ में ही दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। प्रश्न रिपीट है, लेकिन प्रश्न हर एक अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, इसलिए आप भी इसके लिए तैयार रहिए। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन से चीनी विद्वान आए थे? तो जुआन जोंग। कौन आए थे? जुआन जोंग आए थे। चलिए बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये अपना बिहार में है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। अगले प्रश्न है, जातक कथा में डॉट 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 के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता। तो बुद्ध, जातक कथा में किसके जन्म? तो बुद्ध के जन्म और उसके जीवनी का वर्णन मिलता है। चलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। कब देखी गई थी? 6ठी शताब्दी में। गौतम बुद्ध की मां का क्या नाम था? तो माया था, जो न जन्म दिए थे। चलिए बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डॉट 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 और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें भी अष्टमार्ग या चतुर्थ मार्ग हो सकते हैं। 2 आंसर सी और डी, इसीलिए इसको स्टार लगाया गया है इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, किसमें होते हैं? तो बौद्ध वास्तुकला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बौद्ध बी है ना, बौद्ध है, मौर्यन ए में है ना, बौद्ध बी में है। तो बौद्ध कला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप का स्तंभ होते थे। चलिए बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहां स्थित है, कहां पे? तो श्रीलंका में दांत का मंदिर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न क्या है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न आइए। यहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। तो देखिए जाहिर सी बात, प्रथम उपदेश की बात अगर कहे तो सारनाथ ही आपको ध्यान रखना। तो सारनाथ तो ऊपर दिया ही है, तो धमेख स्तूप सारनाथ हो गया। तो 4 ऑप्शन सारनाथ के होता तब ना कंफ्यूज होते। चलिए 50 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं मात्र 14 मिनट में। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी नीचे कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। चलिए अगले प्रश्न, क्या प्रश्न पूछ रहा। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। जोरोआस्ट्रिया कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए नीचे शब्दों में 4 युग में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग में भिन्न है। जैसे अवे
अवेस्ता जो कि पारसी का, इसमें मतलब पुस्तक का लिया गया, तोरा यहूदी, मंदिर हिंदू और त्रिपिटक बौद्ध, इसमें अलग कौन है? तो मंदिर इसमें लिया गया, किसका लिया गया? डी का। इसमें क्या पूछा जा रहा? किसी तरीके से एक समान है परंतु एक युग में है। जैसे अवेस्ता पुस्तक है उसका, पारसी धर्म का, तोरा यहूदी का पुस्तक है, त्रिपिटक पुस्तक में बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती, पर मंदिर में हिंदू का जानकारी कुछ थोड़ा मिलता है, इसलिए डी इसका आंसर लिया। यहाँ चलिए, जेंदा अवेस्ता भी एक ग्रंथ है जो कौन धर्म का है? तो पारसी धर्म का। यहूदी किस धर्म के पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो तोरा यहूदी धर्म से संबंधित, तोरा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से और गुरु ग्रंथ तो ये सिख धर्म से हो जाएंगे। चलिए, यहां से शुरू होता मौर्य साम्राज्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था मौर्य साम्राज्य का। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्ष तक मगध की राजधानी रहा? मतलब ये प्रश्न साफ शब्दों में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों या प्यारे मित्रों, कि पाटलिपुत्र से राजधानी पहले मौर्य वंश का कहां था? तो राजगीर में था। कहां था? राजगीर में था। चलिए, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वो चंपारण में स्थित है। कहां? चंपारण में स्थित है। अगले प्रश्न क्या था? किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268-231 ईसा पूर्व के अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख लिखवाए हैं? तो मौर्य वंश में अशोक के द्वारा ऐसा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा किए गए थे, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। कौन हो गए? अशोक। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि महान शासक और अशोक के पिता थे। चलिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख हैं? तो गिरनार, ग से गिरनार और ग से गुजरात, ग से गिरनार और ग से गुजरात। चलिए, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान किया था? तो अशोक 260 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के लिए अभियान किया था और यही कलिंग के बाद वह युद्ध नीति त्याग देता है। ठीक है, चलिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख खाली स्थान किस भाषा में? यह भाषा समझो, तो प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना गया था? तो स्वर्णगिरी। कर्नाटक में स्वर्णगिरी सोने का खान। सेल्यूकस निकेटस नामक डॉट 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 शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो सेल्यूकस निकेटस कहाँ के थे? तो वह यूनानी थे। सेल्यूकस निकेटस यूनानी थे। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ में जो सिंह चतुर्मुख खाली स्थान बनाए गए हैं वो बलुआ पत्थर का बनाया गया। कौन से पत्थर का? बलुआ पत्थर का। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था। ठीक है, और वहीं पर पोरस राजा से उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे, और इसीलिए वितस्ता का युद्ध उसको जानते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश डॉट 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 मध्य प्रदेश। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन डी लीजिए। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासन काल के दौरान हुआ था। तो मौर्य वंश के काल में ही हुआ था धामेक स्तूप का। चलिए, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर स्थित है? तो सारनाथ में। धम्मेक स्तूप सारनाथ में। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक, जो कि अक हम बताएं अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क चौथा था। तो तीसरा पूछा है, इसलिए अशोक। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ये पूछा जा रहा है। अच्छा, सही कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, वो पढ़ लीजिए। उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके। हाँ, ये भी बात सही है, सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य शामिल हुए होंगे क्योंकि उसको घनानंद को क्या था, हराना था, इसलिए। चलिए, इसका दूसरा तो गलत दिया, तीसरा पढ़ लेते। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाता है, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्रा थी, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, जो उस समय बनाए थे, राजगीर से गया था कहाँ, पाटलिपुत्रा गया था, ठीक है। और ये तीसरा गलत है, बैरम खां उसके सबसे अच्छे सहयोगी और संरक्षक और मार्गदर्शक थे, ये इसमें गलत दिया है, ठीक है। बाकी तीन सही दिया। चलिए आ जाइए। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे कौन, अशोक थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और बिंदुसार के पुत्र थे, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार के पुत्र थे। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसके द्वारा, कई शासक द्वारा कराया गया। मौर्य वंश में शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था उस समय, तो उत्तरापथ कहा जाता था, उत्तरापथ। मौर्य वंश में जो ग्रांड ट्रक रोड को, मौर्य अर्थात ग्रांड ट्रक रोड को पहले किस नाम से जानते थे, तो उत्तरापथ के नाम से जानते थे। चलिए, कलिंग युद्ध के हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त और शांति प्रिय सम्राट और कौन से, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। कौन धर्म, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो उसको तो आप जानते ही हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया था, तो राजगीर। किसको, राजगीर से हटा करके कहां गया था, तो पाटलिपुत्रा गया था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है, तो इंडिका पुस्तक, मेगास्थनीज। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखी जाती है, तो ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों की अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है, तो कौटिल्य। कौन किए थे, तो कौटिल्य किए थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूरदराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनके खाली स्थान पुत्र और पुत्रियां थे, तो महेश और महेंद्रा और संगमित्रा था, सी सही होंगे इसके, जो कि श्रीलंका भेजे थे। कहां भेजा गया था, श्रीलंका भेजे थे, ठीक है, महेंद्र और संगमित्रा को। निम्नलिखित में से कौन से राजा, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से राजा संगमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे, तो अशोक, और यही तो अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। डॉट 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 के धर्म विजया, धार्मिकता तथा द्वारा विजय की नीति का विकसित किया था, तो कौन, अशोक किए थे। कौन किए थे, अशोक। अशोक के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग है। आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय हुआ था, ठीक है, तो ये उड़ीसा हो जाएंगे। अशोक ने खाली स्थान के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेश को अपना लिया था, तो वह कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था। चलिए, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ी गई थी, तो 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ी गई थी। चलिए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है, तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विजय है। आइए, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन थे, तो बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। सम्राट अशोक का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार सम्राट अशोक का पुत्र था, जो मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार कौन थे, बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो सम्राट अशोक का
पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है? तो बिंदुसार। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बैठा अशोक। तो मतलब यह अशोक किसका पुत्र था? जो पूछ रहा, बिंदुसार का। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। किसका था? बिंदुसार का। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने खाली स्थान 14 गो, वो शिलालेख वाला ये पूछ रहा, आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित। तो कितने शिलालेख? 14 शिलालेख लिखाए थे। अशोक महान किस वंश से है? मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक किस वंश से हैं? तो मौर्य वंश से हैं। चलिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो पहले तो पाटलिपुत्र, नहीं उससे पहले राजगीर, लेकिन मौर्य वंश में पाटलिपुत्र आ चुका था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है? तो हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से है? तो यूनान से। चलिए, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किया, जो भूमि के सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेख का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता। इन अधिकारी को कहा जाता है तो रजुक कहा जाता था। क्या? रजुक। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में किसका मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा कौन है? तो विशाख दत्त के द्वारा यह पुस्तकें लिखी गई है। चलिए, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो शुंग वंश ने। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना किया गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ था। और यहां से मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है। और ये 100 प्रश्न हमारे क्या हुए? कंप्लीट हुए, जो कि देख सकते हैं मात्र 26 से 27 मिनट में 100 प्रश्नों का कवर करवा दिया गया हमारे द्वारा। जैसे पार्ट 1 वीडियो में आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा, उसी तरीके से इस पार्ट 2 वीडियो में भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाइए, कि ताकि हम जो और वीडियो बनाए उसमें क्वेश्चन की संख्या को क्या कर सकें? बढ़ा सकें। फिलहाल अभी 100 प्रश्न ही रहेगा। और ये नवंबर में वीडियो दी जा रही है, अर्थात आज 4 नवंबर है, तो अब एग्जाम भी शुरू होने वाला 17 नवंबर से। तो आप अपनी तैयारी को क्या कर दीजिए? स्पीड कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।